ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हमें शुरू करना था। ये देखते हैं, और ये पुराना डॉक्यूमेंट है, इसमें अपडेट जो होगा करंट अफेयर से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज पे देखोगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो जिसको जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं और जो नहीं डिग्रेड हो सकते हैं किसी तरह से। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड टाइप, कौन कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल, म्यूनिसिपल, बायोमेडिकल, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये समझ लो अलग अलग जगह से आते हैं, जो सेक्टर कह सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हजार्डस, नॉन हजार्डस, जो खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए और ये एनवायरनमेंट के लिए, और जो खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन है इसमें। अब इनका जो इनको कैसे डिस्पोज करते हैं या कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ देखना है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, impact of waste accumulation, soil contamination, aquatic life, coral bleach, algal bloom, terrestrial life, respiratory diseases, decreased photosynthesis, land and air pollution। अच्छा, ये सब क्या है, पता नहीं क्या है, इसमें बताया भी नहीं क्या है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग उनके प्रभाव हो सकते हैं जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, इंडिया प्रोड्यूसेस 52% ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, 32% नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और 17% रिसाइकलेबल वेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ जो टोटल वेस्ट जो जनरेट होता है उसमें से बता रहा है कि 52% जो है बायोडिग्रेडेबल है, 32% नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उसमें से भी मतलब टोटल में से 17% जो है वो रिसाइकलेबल होते हैं, उनको रिसाइकल करके फिर यूज में ला सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में की टेक्निक क्या है एक तरह से, तो सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। इसमें क्या है, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड सस्टेनेबल यूज, मल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो रिडक्शन और रीयूज मतलब कि जो वेस्ट जनरेट करने वाली चीज़ें उसको कम यूज़ करो, और अगर उसको यूज़ भी कर रहे हो तो ऐसी हो कि उसको दोबारा से यूज़ कर लो, जैसे कैरी बैग या प्लास्टिक पैकेजिंग जार, ये सब चीज़ें हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल करो, और अगर करो तो बार बार करो, उसको यूज़ करो, ऐसा करने का। इसको रिसाइकलिंग कह सकते हो। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जैसे वो वेस्ट हो गया, वेस्ट जनरेट हो गया, उसको फिर से उसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डालते हैं, और फिर से वो प्लास्टिक बैग बन के आता है। ठीक है, और फिर से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, या पेपर हो गया, ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, इन सबकी रिसाइकलिंग होती है ना। उनको फिर से उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं उसी वेस्ट को, और फिर से वो चीज़ जनरेट होती है और फिर से उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो तो रिसाइकिल होता जाता है। फिर कंपोस्टिंग, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनकी कंपोस्टिंग होती है, उनको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, या इनवेसल कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग, ताकि उसका मैन्योर खाद वाद बना सकें और जो खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, ये नया कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी चर्चित है, मतलब कई जगह आपने सुना होगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा है। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो वेस्ट होता है उसके फाइनल डिकम्पोजिशन से, मतलब डिस्पोजल से पहले उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से कौन कौन से प्रोसेस देखें, RDF, बायोमिथेनेशन, को प्रोसेसिंग ऑफ कम्बस्टेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई फ्रैक्शन ऑफ MSW। ठीक है, इंसनरेशन, मतलब किसी चीज़ को जब जलाते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलेगी। फिर लीस्ट प्रेफर्ड में क्या है, लैंडफिल। तो ये प्रेफरेंस दी है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल क्या चीज़, कौन सा मेथड है। पहला वाला रिडक्शन एंड रीयूज, दूसरा रिसाइकलिंग, तीसरा कंपोस्टिंग, चौथा वेस्ट टू एनर्जी, पांचवा लैंडफिल्स, मतलब उसको कहीं ऐसी जगह डिस्पोज कर दो जहाँ ज़रूरत हो गड्ढा भरने की। ठीक है, ये क्या, टॉप 5 म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेशन एनुअली इन मिलियन टन्स। तो इसमें पुराना डाटा है, उसके हिसाब से इंडिया सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर इसमें इंडिया है। ठीक है, देखिए सेकंड पे यूएस है, थर्ड पे चाइना। ठीक है, चाइना पे कम, चलो सही है। फिर ये सब तो पुराना डाटा है तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नया डाटा हर साल आता है और करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा, तो पुराना डाटा हम छोड़ देते हैं। चैलेंज ऑफ इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कौन से चैलेंज है, पहला सेग्रीगेशन का, उसको सेग्रीगेट कैसे करें कि वो बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको वेस्ट करना पड़ेगा सोर्स पे ही नॉर्मली, उसको जहाँ पे जनरेट होता है वहीं पे सेग्रीगेट करते हैं। तो जैसे जापान में रूल है कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको वो अलग अलग उसमें रखते हैं। ठीक है, डब्बे होते हैं, जो रिसाइकल बिन्स होती हैं, तो एक में डिग्रेडेबल होगा, एक में बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल वाले होंगे, एक में नॉन डिग्रेडेबल वाले होंगे। ठीक है, उनको मिक्स नहीं करते हैं ताकि जब म्यूनसिपैलिटी वाले आए तो वो अलग अलग लेके जाएं कूड़ा। ठीक है, सूखा सूखा कूड़ा कूड़ा, गीला कूड़ा कहते हैं ना, तो वही चीज़। या हजार्डस वाला होगा तो वो और अलग होगा। ठीक है, ऐसा। तो उसके बाद डिस्पोजल, इवर इवर एक्सपेंडिंग लैंडफिल साइट्स, मीथेन प्रोडक्शन रीचिंग। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज क्या है डिस्पोजल का, जो जनरेट हुआ है वेस्ट
उसको कहाँ डिस्पोज करें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, लैंडफिल्स में डालते हैं। तो आपने सुना होगा दिल्ली वाला केस, गाजीपुर है ना, वहाँ पे मतलब दो तीन जगह हैं, गाजीपुर तो एक साइट है, और भी साइट है जहाँ पर लैंडफिल्स मतलब डिस्पोज किए गए हैं ये वेस्ट, और वहाँ पे हीप क्रिएट हो गया, माउंटेन, एक छोटा सा मतलब कूड़े का ढेर जिसको कहते हो, ठीक है। अब उसको कैसे खत्म करोगे, वहां से जो बदबू जनरेट होती है, और वो जो कई सारे केमिकल होते हैं वो लीच करके जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है उसके कारण से, या आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं वो कंटेमिनेट होंगे, उससे जो बदबू आएगी या आग लगेगी वो लोगों को नुकसान करेगी, ठीक है। तो उसको उससे कैसे बचे, तो ये डिस्पोजल एक समस्या है। फिर फेलियर ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो मतलब अच्छे हैं, हाँ, मतलब आप उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हो, लेकिन वो सस्ते नहीं हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, हर म्यूनसिपैलिटी भी नहीं अफोर्ड कर सकती, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट तो अच्छा है लेकिन रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है अपने पास। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सेंटर एंड स्टेट, हमारे यहाँ जो सेंटर अलग भाग रहा है, स्टेट अलग भाग रहा है, एक कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है कि जो मतलब मिल के बैठ के बनाए और दोनों फॉलो करें। स्टेट कोई और रेगुलेशन निकालता है, रूल, और सेंटर कोई और रूल रेगुलेशन निकालेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ अप्रोप्रिएट फंडिंग, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, गांव में आपने देखा होगा कि गांव में कूड़ा कम निकलता है, ठीक है, गांव में कूड़ा कम निकलता है, और ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रिसाइकिल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उसी में यूज़ हो जाएंगी, ठीक है, रीयूज हो जाएंगे या रिसाइकिल हो जाएंगे, तो उनका जो है सही होता है, मतलब काफ़ी। लेकिन अब जैसे अर्बनाइजेशन में, जैसे आप शहरों में देखोगे, सबसे ज़्यादा कूड़ा शहरों में ही जनरेट होता है, छोटा सा शहर होगा फिर भी वहाँ कूड़ा बहुत जनरेट होगा, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो अब वो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, उसको इस्तेमाल किए और अगले दिन कूड़ा बन गया, अब उसको फेंकोगे कहाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो कौन कौन से मेथड हैं जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके डिस्पोज करने के तरीके बता रहे हैं। इंसिनरेशन बताया था, इंसिनरेशन में बहुत हाई टेम्परेचर में उसको जलाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी CO2 एंड वाटर, ठीक है, देखो थर्मल एनर्जी CO2 और वाटर। इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, इसमें सॉलिड वेस्ट को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड को गैस में, ठीक है। पैरालिसिस, ये भी गर्म करने की टेक्निक है, मतलब इसमें भी गर्म ही करते हैं। गैसिफिकेशन क्या है, मटेरियल टू बी ट्रीटेड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सिन गैस या सिंथेटिक गैस विच हैज हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट्स कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी मटेरियल उसको ट्रीट करते हैं कि वो सिन गैस बन जाए, सिंथेटिक गैस, और उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर बायो रिमेडिएशन में क्या होता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, ताकि उसको डिग्रेड कर सकें, उस जो भी वो एलिमेंट है या जो भी पोल्यूटेंट है उसको, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौन कौन से मेथड्स हैं। वेस्ट प्रोडक्शन रिसाइकलिंग, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, एनारोबिक कंपोस्टिंग, ओनली फॉर सोर्स सेपरेटेड ऑर्गेनिक्स, अच्छा। और फिर क्या, स्मॉल स्मॉल स्केल हो गया, स्मॉल सीआर, पता नहीं क्या है, बायोमिथनेशन, लार्ज सीआर बायोमिथनेशन, एंड एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक और एनारोबिक आपने दो तो सुना होगा ना। एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में क्या होता है, इसमें एक में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक में नहीं पड़ती है, ठीक है। विंडो कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, जो खाद बनाने की प्रक्रिया है। वेस्ट टू एनर्जी, ये भी हमने देखा था। बाकी गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, रिफ्यूज, ड्राई फ्यूल्स, और इंसनरेशन, ये सारी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। इंसनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, सब में टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है, और उसके बाद ये अलग अलग प्रोसेस है, लगभग एक ही जैसी चीज़ है, बस इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग अलग है। मॉडर्न लैंडफिल रिकवरिंग एंड यूजिंग CH4, जब भी कोई लैंडफिल हम, मान लो कि अगर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वहाँ लैंडफिल में डाल रहे हैं, तो उससे CH4 जनरेट होगा, मीथेन गैस। मॉडरेट लैंडफिल रिकवरिंग एंड फ्लेयरिंग CH4, ठीक है। लैंडफिल्स दैट डू नॉट कैप्चर CH4, और अनसैनिटरी लैंडफिल्स एंड ओपन बर्निंग, तो ये सारे तरीके हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये तो 16 का है, इसके बाद शायद अपडेट हुआ है, लेकिन चलो तब का देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ थी, सेग्रीगेशन एट सोर्स, जहाँ से जनरेट हो रहा है वहीं पे उसको अलग करना है, ड्राई और कहते हैं ड्राई और वो होता है गीला, ठीक है, ड्राई एंड वेट। इसमें क्या था, वेस्ट वेस्ट जनरेटेड टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम, अच्छा इसमें तीन तरीके थे, एक बायोडिग्रेडेबल वाले, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई और डोमेस्टिक,
ठीक है, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो जाए, ठीक है, जिन पर माइक्रोब्स एक्ट करें और वो डिग्रेड हो जाए। ड्राई में जैसे प्लास्टिक, पेपर, वुड, मेटल, ये सब हैं। और डोमेस्टिक हजार्डस जैसे डाइपर, नैपकिन, मॉस्किटो रिपेलेंट, क्लीनिंग एजेंट, ये सब हैं उनको, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। फिर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। तो जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह होती हैं उनको कैसे डिस्पोज करें, आप देखोगे कि अपने यहाँ बड़े बहुत बहुत बेकार लोग हैं और वो कहीं फेंक देते हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद। तो उसको वे लेकिन बात ये भी है कि जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे, उनको भी नहीं एक्चुअली आइडिया है, ठीक है। वो भी सब में उठा के सब एक एक जगह के डिस्पोज कर देंगे, जहाँ से भी कलेक्ट किया। करेक्ट बैग स्कीम। करेक्ट बैग स्कीम क्या है? ब्रांड ओनर जो है वो अपनी जो पैकेजिंग मटेरियल होगा, खासकर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल होता है, उसको वो कलेक्ट करके अपने पास ले आएंगे। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मान लो कि सैमसंग का, सॉरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, या किसी का भी है, जिस भी ब्रांड का होगा उसका जो पैकेजिंग होगा ना, वो उस कंपनी को वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उस पैकेजिंग का, अगर उस पर लेबल लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो उनको उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को, उस वेस्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। यूजर फी एंड स्पॉट फाइन। अच्छा, ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक मेरे ख्याल से। म्यूनसिपल अथॉरिटी को था कि यूजर फी और जो मतलब ज़्यादा जनरेट कर रहा वेस्ट उनको एक तरह का फी लगाए, या जो लिटर और नॉन सेग्रीगेट कर रहा है उन पर फाइन लगाए। अपने यहाँ तो नहीं होता भाई, कूड़ा एक ही में रखा जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। वो कूड़ा वाली गाड़ी आती है, उसमें कोई सेग्रीगेशन तो आज तक मुझे नहीं दिखा, ठीक है। वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, ये भी काम उन्हीं का है, म्यूनसिपैलिटीज का है। प्रमोटिंग यूज ऑफ कंपोस्ट एंड वेस्ट टू एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इन हिली एरियाज, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटीज, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है? वेस्ट है, वेस्ट में दो हैं, थर्मोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। थर्मोकेमिकल मतलब जिसमें टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल में माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्मोकेमिकल में क्या है? इंसिनरेशन है, आग लगा के जलाते हैं, गैसिफिकेशन है। और ये पायरोलिसिस, टेम्परेचर वाला। गैसिफिकेशन भी टेम्परेचर वाला ही है। और बायोकेमिकल में क्या है? पायरोलिसिस है, फर्मेंटेशन है, और एनाएरोबिक डाइजेशन है, ठीक है। तो इससे क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस फॉर फ्यूल, ठीक है। गैस इंसनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी, गैसिफिकेशन से गैस फॉर फ्यूल, पैरालिसिस से हैवी ऑयल, फर्मेंटेशन से इथेनॉल, और एनाएरोबिक डाइजेशन से बायोगैस, ठीक है। तो इनके एंड प्रोडक्ट अलग अलग हैं सबके। प्रोसेस इसमें देखो, पैरालिसिस बायोकेमिकल से भी हो सकता है, थर्मोकेमिकल से भी हो सकता है, और इन पे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हैवी ऑयल होगा, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी, प्रोज एंड कॉन्स। इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनके प्रोज एंड कॉन्स बताया है। तो पहला है जैसे डाइजेशन, जिसको कहते हैं। डाइजेशन क्या है? कैन वर्क ऑन स्मॉल स्केल, मोनेटाइज द इंटायर वेस्ट। बॉटलनेक क्या है? हाई कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड फॉर बायोगैस रिकवरी। क्यू एंड एम प्रॉब्लम इन लार्ज स्केल, क्या क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग, पता नहीं, यही होगा शायद। और कैन वर्क ओनली फॉर स्टार्ची ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। मतलब ये उसकी प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं। पैरालिसिस में क्या दिक्कत है? हाई मोनेटाइजेशन ओविंग टू प्रोडक्शन ऑफ चारकोल और बायो ऑयल, आइडियल फॉर ट्रीटिंग वेस्ट प्लास्टिक, ठीक है। इसकी बॉटल ने क्या? टेक्नोलॉजी स्टिल नॉट फुल्ली एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से स्थापित नहीं है। मतलब आपने सिर्फ एक खाका तैयार कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा, पर वो अभी टेक्नोलॉजी में नहीं आया वैसा। गैसिफिकेशन क्या है? एफिशिएंट मेथड फॉर वेस्ट टू एनर्जी, कैन हैंडल मिक्स वेस्ट इजली, और डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड पावर प्रोडक्शन मैकेनिज्म। इसमें लिमिटेशन क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट है, नॉट फुली स्टैब्लिश फॉर एमएसडब्ल्यू टू एनर्जी, अच्छा, ठीक है। इंसिनरेशन में क्या है? सिंपल टू ऑपरेट, कुछ नहीं करना है भाई, आग लगा देना है, खत्म कहानी। रिलेटिवली लोअर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेल नॉन टेक्नोलॉजी है। इसमें नुकसान क्या है? पुअर ओवरऑल मोनेटाइजेशन ऑफ वेस्ट, पोल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है। कोई चीज़ जलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन प्रॉब्लम होगी। एक पोल्यूशन खत्म करने के लिए दूसरे पोल्यूशन जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वही बात है। उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बायोइथेनॉल फ्रॉम एमएसडब्ल्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें बायोइथेनॉल कैसे बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो रॉ प्रोडक्ट है, और उसका क्या? प्लांटेशन, अच्छा, जो स्टार्क, स्टेम, लीव्स वगैरह होती हैं उसको प्रोसेस करते हैं। क्या है? वुड चिप्स, कॉफ़ी हस्क, बैगर्स, पाम कर्नल, प्रेस केक, ये सब इस्तेमाल करके
फिर कंजप्शन के लिए बनाते हैं, और सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये सब रॉ उसके सब पहला जनरेशन है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन क्या है? बायोमास रेसिड्यू एंड वेस्ट, ठीक है। और थर्ड में क्या है? एल्गी बायोफ्यूल, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोथेनॉल बनाने के तरीके हैं। तो रॉ वेस्ट, रॉ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? जो प्लांटेशन वाले, प्रोसेसिंग वाले, कंजप्शन वाले, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, कन्वेंशनल बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन में देखा कि जो बायोमास रेसिड्यू या वेस्ट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है? एल्गी बायोफ्यूल्स, ठीक है। अभी तो वही तरीके हैं जो हमने देखे थे: गैसिफिकेशन, लिक्विफेक्शन, पायरोलिसिस, कंबशन, ठीक है। फिर एनारोबिक डाइजेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फोटो बायोलॉजिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। इनसे फिर वो भी जो अलग अलग तरह के एनर्जी है जनरेट होगी, जो गैसिफिकेशन से सिन गैस है, लिक्विफेक्शन से ऑयल, बायो ऑयल है, पायरोलिसिस से सिन गैस, बायो ऑयल और बायोचार है, कंबशन से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये सब है। फिर है प्लास्टिक पोल्यूशन, विच प्लास्टिक आर रिसाइकेबल। ठीक है। जो मोटे प्लास्टिक होते हैं ना, उनको रिसाइकिल करना आसान होता है, लेकिन जो पतले वाले होते हैं उनको मुश्किल होता है। क्यों? जो मोटे वाले होते हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो पतले वाले होते हैं उनकी वो कैपेसिटी चली जाती है कि उनको आप फिर से इस्तेमाल कर सको। इसलिए कई गवर्नमेंट ने, इंडिया वालों ने भी बैन कर रखा है कि जो मतलब उनकी एक साइज सेट कर रखी है ना कि इससे मोटा होना चाहिए, 0.7 माइक्रोन या 0.8 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल है अलग अलग, और इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये दिया है। 1 PETE का मतलब है पॉलीइथाइलिन तेरेप्था तेरेप्थालेट, ठीक है। कॉमन यूज क्या है? प्लास्टिक बोतल या वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकिंग ऑयल, ये सब का जो बोतल बनता है उसका उसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? क्लियर होती है, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होती है, रिसाइकलेबल, यस, वाइडली रिसाइकलेबल, सबसे ज़्यादा रिसाइकलेबल यही सब है जो PETE वाली हैं। चलो ठीक है। फिर दूसरा है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये क्या है? इसमें जैसे मिल्क कंटेनर्स वगैरह होते हैं, वो जो आपके टेट्रा पैक आते हैं, शैम्पू बोटल्स, ब्लीच बोटल्स, वो सब होती हैं। स्टिप एंड हार्ड वेयरिंग, हार्ड टू बी ब्रेक डाउन इन सनलाइट, यस, और वाइडली रिसाइकलेबल, ठीक है, रिसाइकलेबल है और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं। और तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक पाइप वगैरह जो इस्तेमाल होती है PVC की, केबल इंसुलेशन, रूफ शीटिंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं PVC का। कैन बी रिजिड और सॉफ्ट via प्लास्टिसाइजर used in construction, healthcare, electronics, और often not recyclable due to the chemical properties, check local recycling, ठीक है। मतलब रिसाइक्लेबल नहीं होती जनरली, कभी कभी हो सकती है। फिर LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। इसमें क्या है? प्लास्टिक बैग, फूड रैपिंग, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, अच्छा, जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग होते हैं जिसमें जो फूड वगैरह को रैप करने में काम आती है, प्लास्टिक बैग वाले। लाइट वेट है, लो कॉस्ट है, वर्सेटाइल, फेल्स अंडर मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। फिर इसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, ठीक है। नो फेलियर, फेलियर अंडर स्ट्रेस मेक इट हार्ड टू रिसाइकिल। PP क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन। इसमें इससे क्या बनता है? बॉटल लिड्स, फूड टब्स, और फर्नीचर, हाउसवेयर, मेडिकल रोप, ऑटोमोबाइल पार्ट, मतलब काफ़ी टफ होगा इसका मतलब। टफ एंड रेजिस्टेंट, ठीक है। इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट वाटर एंड केमिकल, ऑफन नॉट रिसाइकेबल, अवेलेबल इन सम लोकेशन, चेक लोकल रिसाइकलिंग, पता नहीं क्या मतलब इसका, लेकिन रिसाइकेबल नहीं है। उसके बाद PS पॉलीस्टरीन, इसका फूड टेक अवे कंटेनर्स, प्लास्टिक, कटलरी, एग ट्रे, अच्छा, ये सब बनाने का काम आता है। तो ये क्या है? लाइट वेट, स्ट्रक्चरली वीक, इजिली डिस्पर्स, ये रिसाइकेबल नहीं है ये भी, ठीक है। फिर अदर में कौन से हैं जो प्लास्टिक होते हैं? एक्रेलिक, पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक फाइबर, ये क्या है? वाटर कूलर बोटल्स और बेबी कप, फाइबर ग्लास, ये सब बनाने का काम आती हैं। डाइवर्स इन नेचर, और ये भी रिसाइकलेबल नहीं है। तो हमने देखा कि दो जो है वो क्लियर रिसाइकलेबल हैं, ठीक है, PET, पॉलीइथाइलिन, और टेरिप्थाथलेट, ठीक है, ये दोनों, ये और HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये दोनों मतलब रिसाइकलेबल हैं और वाइडली रिसाइकल्ड, सबसे ज़्यादा रिसाइकल होती है। बाकी जो है उसमें दिक्कत है, कभी कभी नहीं हो पाते हैं, कभी कभी होते हैं दो में, ठीक है। जो PVC है और PP है, ये कभी कभी हो पाते हैं, कभी कभी नहीं, ऐसा हाल है, ठीक है। और उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो अभी भी यही तो हमने देखा था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट था? अच्छा, सॉलिड वेस्ट था, प्लास्टिक वेस्ट दूसरा है।
ठीक है। तो आ गया, हाँ इसमें क्या है, इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग फ्रॉम 40 टू 50 माइक्रॉन, ठीक है। इसकी मोटाई बढ़ा दी गई है कि 50 माइक्रॉन मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। रूरल एरियाज हैव बीन ब्रॉट इन हैबिट ऑफ दीज रेगुलेशन रूल्स अलॉन्ग विद म्यूनसिपैलिटीज। अच्छा, म्यूनसिपैलिटीज और रूरल एरिया दोनों को ही इसके एम्बिट में लाया गया है। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, प्लास्टिक वाला है जो भी है, उसी को ही वापस लेना पड़ेगा, उसी को रिकलेक्ट करेगा, रिसाइकिल करेगा। प्रमोट यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइन। अच्छा, ठीक है। और एनर्जी रिकवरी, वेस्ट टू ऑयल, ये सब। फेजिंग आउट मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक दैट आर नॉन रिसाइकलेबल और नॉन एनर्जी रिकवरेबल एंड हैव नो अल्टरनेट यूज, ठीक है। मतलब जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होते हैं, मतलब आपने कई प्लास्टिक देखे होंगे, मोटे होते हैं थोड़े, तो मल्टी लेयर्ड होते हैं, एक के ऊपर एक उसकी लेयर होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वो नॉन रिसाइकेबल है, किसी काम का नहीं है, एक बार वो वेस्ट बना तो वेस्ट बन गया और वो उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, तो उसको भी टेस्टिंग को घटाना है, ठीक है। फिर सीपीसीबी हैज बीन मैंडेटेड टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर थर्मोसेट प्लास्टिक, प्लास्टिक डिफिकल्ट टू रिसाइकल। अच्छा, a central registration system for registration of product producer, importer or owner. Plastic carry bag will be available only with shopkeeper, street vendor, or pre-registered with local bodies on payment of certain registration fee. The the fee thus collected would be used in management of waste. अच्छा, सही है। सिंगल यूज प्लास्टिक ड्राफ्ट रूल 2021 अमेंडेड एंड, अच्छा, हाँ हमने देखा था 2021 में ही शायद वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है? डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज इन थ्रोड आइटम्स दैट आर कॉमनली यूज फॉर पैकेजिंग एंड इंक्लूड आइटम्स intended to be used only once before they are thrown away or recycled, such as carry bags, food packaging, bottle, straw, ये सब कंटेनर वगैरह है। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है जिसको एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप फेंक देते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हुआ, ऐसे सारी चीज़ें इंक्लूड है, फूड पैकेजिंग, बैग, कैरी बैग या स्ट्रॉ, कंटेनर, ये सब, ठीक है। फिर certain single use plastic item would be phased out in 3 stages by 2022. An expert committee has chosen these items on the basis of their utility and adverse impact on environment. In three-stage ban, the first category of single-use plastic item proposed to be phased out are plastic sticks used in balloons, flags, candy, ice cream, earbuds, and thermocol that is used in decorations. अच्छा, सेकंड कैटेगरी में कौन है? प्लेट, कप, रैप फिल्म, सिगरेट पैकेट एक्सेट्रा, जिनकी मोटाई जो है वो 100 माइक्रोन से कम है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में कौन से हैं? नॉन वोवन बैग्स बिलो 250 माइक्रोन और 60 जीएसएम इन थिकनेस। द थिकनेस ऑफ कैरी बैग मेड आउट ऑफ वर्जिन और रिसाइकल्ड प्लास्टिक वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 50 माइक्रोन टू 120 माइक्रोन, ठीक है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, India produces around 26,000 ton of plastic waste per day. Single-use plastic contribute 36% of 400 metric plastic produced annually. Single-use plastic has a higher carbon footprint and is more water intensive to produce. Their their collection is difficult and require more capital. India intend to phase out single plastic, हो चुका है ये, मतलब सिंगल प्लास्टिक अपने यहाँ एक तरह से बैन है, ठीक है, पर अपने यहाँ कोई चीज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होती, दिक्कत ये है। तो वही चीज़ है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है? फ्यूअर रॉ मटेरियल आर यूज्ड, ठीक है। इसमें डिज़ाइन, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम, यूज, रिपेयर, रिसाइकल, ठीक है। यही सब सर्कुलर इकोनॉमी है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको बार बार आप रिसाइकिल करके फिर से उसी प्रोसेस में ला रहे हो, उसी इकोनॉमी में ला रहे हो। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमने देखा था इसका भी जो निस्तारण है करीब करीब जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है ना, लगभग लगभग वैसे ही है, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कौन कौन से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जनरेट होते हैं? तो पहले हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स में कौन कौन से नाम नहीं लिखा है, लिखा है डस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैकेनिकल ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल द डिसमेंटलिंग एंड क्रशिंग ऑफ डब्ल्यू ई, अब डब्ल्यू का फुल फॉर्म दे दिया था तो सही था। फ्लू गैस रिलीज ड्यूरिंग थर्मल ट्रीटमेंट फॉर
एग्जाम्पल द रिलीज ऑफ मेटल फ्रॉम कंपाउंड्स ड्यूरिंग इंसनरेशन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, वेपराइजेशन वेर इन मेटल्स आर रिलीज फ्रॉम कंपाउंड इन एन एसिड बाथ। कई बार क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एटम होते हैं, ठीक है, उसमें कई इंपॉर्टेंट मेटल्स भी होते हैं, बहुत बहुत हल्के होंगे या बहुत इंट्रिकेट होंगे, उसको निकालना मुश्किल होता है, ठीक है, कितना तोड़ोगे कितना पीटोगे। तो वो क्या करते हैं ना, उसको एसिड में डुबो देते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड में, ताकि वो जो डिग्रेडेबल मटेरियल है, मतलब जो एसिड से डिग्रेड हो जाए, वो उसमें से वॉश आउट हो जाए, और जो उसका मेटल है वो मिल जाए, ठीक है। तो अब वो जब उसमें एसिड में डालोगे तो उससे भी कोई चीज़, कोई गैस निकलेगी, वो भी नुकसानदेह होती है, ठीक है। फिर डायोक्सिन, डायोक्सिन एंड फरेंस, फुरांस, फुरांस क्या है? डायोक्सिन एंड फुरांस आर इमिटेड ड्यूरिंग द थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यू पता नहीं क्या है। फिर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग combustion of cable insulation containing PVC in order to recycle copper wire, और insertion of epoxy resin containing flame retract। अच्छा, मतलब कह रहा है कि जब कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि तार है, वो किसी मेटल का बना है, कॉपर का बना है, ठीक है। तो अब उसका, अब एक एक तार का पूरा वो नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करोगे, उसको उसमें डाल दोगे, जला दोगे एक तरह से, ठीक है। जब उसको जलाओगे तो उस तार में से जो मेटल होगा वो अलग हो जाएगा, और जो पीवीसी उस पे जो लेयरिंग होगी वो अलग हो जाएगी, लेकिन इस दौरान भी उसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी ना, ठीक है। फिर एसिड्स released in form of vapor when metal are released from compounds may also get dismembered throughout the surrounding in following with factories air during factory air and dust during blown in vicinity, leaching through wastewater and seepage, release of flue gas इनटू एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जो एसिड्स हैं, उस जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकलिंग में, वो भी एक तरह से मतलब पॉल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जहाँ पे भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो अगर वेपर फॉर्म में उड़ के गया तो भी नुकसान करेगा, और अगर लीच हो गया, लीच मतलब जब परकुलेट हो गया धरती के अंदर, तो या वाटर जो आसपास कोई वाटर बॉडी है, तो उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ई वेस्ट, कौन कौन सी चीज़ें हैं ई वेस्ट में? ई-वेस्ट सोर्स, ई-वेस्ट कंपोनेंट, एनवायरमेंटल हज़ार्ड, इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ठीक है। तो मान लीजिए सोर्स, जो सीआरटी मॉनिटर्स हैं, एटीएम वीडियो कैमरा, जो सीआरटीज हैं, सीआरटी आपने सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो जो पुराने मॉनिटर्स जो पीछे से लंबे से नहीं होते थे, वही वो सीआरटी मॉनिटर कहलाते थे। तो उससे क्या होता है, कौन सा ई वेस्ट है? लेड, बेरियम एंड अदर हैवी मेटल्स। एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है? मेटल्स लीचिंग इनटू ग्राउंड वाटर एंड रिलीज टॉक्सिक फॉस्फर, ठीक है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? एनीनुआ, अब ये पता नहीं कौन सी बीमारी है एनीनुआ, रेनल टॉक्सिसिटी, रेनल मतलब किडनी की बीमारी, ठीक है। इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, ठीक है। फिर बैटरीज, हाउसिंग एंड मेडिकल इक्विपमेंट, इससे क्या हो सकता है? मरकरी, मरकरी इस्तेमाल होती है उसमें, ठीक है। एयर एमिशन एज वेल एज डिस्चार्ज इनटू रिवर ऑफ ग्लास डस्ट। फिर रेनल टॉक्सिसिटी, रेनल मतलब वही किडनी से रिलेटेड है। मसल ट्यूमर, मेनियल रिटार्डेशन, और सेरिब्रल प्लासी, सेरिब्रल पैल्सी मतलब मिर्गी रोग जो कहते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक फ्रॉम प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सब से क्या होता है? प्लास्टिसाइजर, बाइसफेनॉल, एज वेल डीईएचपी और बीपीई। अच्छा, ये अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या नुकसान करते हैं? क्लोरीनेटेड प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल केमिकल इनटू सराउंडिंग सॉइल विच सीप इनटू ग्राउंड वाटर और अदर सराउंडिंग वाटर वाटर सोर्सेज विच कॉज सीरियस हार्म टू स्पीशीज दैट ड्रिंक दिस वाटर, ठीक है। फिर रिस्क क्या है इनमें? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी, रिप्रोडक्टिव डिजीज। बड़े खतरनाक है भाई कीबोर्ड में तो। पीवीसी, पॉलीमर, पेंट, प्रिंटिंग, इंक, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर, इन सब से क्या होता है? इससे पॉलीक्रोनेटेड बाइफिनाइल या पीसीबी जिनको कहते हैं वो निकलते हैं। इंक्लूड एक्सट्रीम पोल्यूशन फ्रॉम प्रोडक्शन, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग यूज, हजार्ड फ्रॉम फायर्स, ठीक है। नुकसान क्या है? सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, डैमेज टू द लीवर, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बड़े खतरनाक चीज़ है भाई। 50 million ton of e-waste is generated every year and by 2050 it will be doubled, UN report है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई-वेस्ट आफ्टर चाइना, यूएसए, ठीक है, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। इंडिया तीसरे नंबर पर है इसमें।
अच्छा, जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें व्हाट इज इन अ कंप्यूटर, अच्छा एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है। फेरस मेटल 32% है, फेरस मेटल 32% है, प्लास्टिक 23% है, नॉन फेरस मेटल 18% है, और ग्लास 15% है, 12 इलेक्ट्रॉनिक, 12% क्या है, गोल्ड ये सब है। ठीक है। हम्म, good। फिर क्या हजार्डस, हजार्ड फ्रॉम ई वेस्ट सब्सटेंस, कौन कौन से हजार्ड्स हैं। मेटल जो निकलते हैं उसमें से, लेड, प्लास्टिक, क्रोमियम, मरकरी, बेरिलियम, कैडमियम, एसिड। ठीक है। अब वो इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, 2016 में आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। इसमें क्या बताया था कि अच्छा, पहले इंडिया ने अपना जो ई वेस्ट मैनेजमेंट बनाया था, लॉ बनाया था, वो 2011 में बनाया था। वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस था, लेकिन इसमें कलेक्शन टारगेट का कोई वो नहीं था। ठीक है, इसमें कलेक्शन टारगेट नहीं था। तो उसके बाद जो रूल्स आया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसमें मतलब इसको जो 2011 वाला था उसी का अमेंडमेंट कर सके एक तरह से है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिफर्बिशर और एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर एम्बिट ऑफ दीज रूल्स। देखो, मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिफर्बिशर एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है इस रूल के अंदर में लाई गई। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, यूनिट एंटिटीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से डील करती हैं। ठीक है। और जो पीआरओ है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मतलब ऑथराइज हैं या फाइनेंस वो किसी जो इंटिटीज होती है, प्रोड्यूसर इंटिटीज होती हैं, वो इनको फाइनेंस करती हैं कि जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसको वो कलेक्ट करें, चैनलाइज करें, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हैव बीन अमेंडेड बाय सेंटर इन 2018। अच्छा, 18 में, अभी शायद रिसेंटली ये फिर अमेंड हुआ है। खैर ये डॉक्यूमेंट पुराना है तो इसमें पता नहीं, इसमें नहीं होगा, ऑब्वियस बात है 2022 का है, तो अगर आपको देखेंगे तो शायद ये फिर से अमेंड हुआ है। ठीक है। ई-वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 objective is to channelize the e-waste generated in country towards authorized dismantler and recycler in order to further formalize in the e-waste। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खुला था। ठीक है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, न्यू राइट टू रिपेयर स्टैंडर्ड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अभी मतलब वेस्ट में शुरू हुआ है, इंडिया में भी नहीं आया है राइट टू रिपेयर वाला। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी का प्रोडक्ट आपने खरीदा, बहुत महंगी कंपनी है, मान लो सपोज एप्पल है। ठीक है। तो आपने एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा। अब दिक्कत क्या है कि एप्पल का प्रोडक्ट एप्पल पे ही आप बनवाएंगे तभी उसकी गारंटी वगैरह होती है आपको, मतलब वही ऑथेंटिक कह सकते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिक है। ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो वो ऑथेंटिक के नाम पे बेच रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको लेकिन रिपेयर तो कराना है, लेकिन ओरिजिनल उनके पास या तो है नहीं, या अगर दे रहे हैं बहुत महंगे पे दे रहे हैं। तो जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी से अगर कराएंगे तो उसकी गारंटी खत्म। तो इनका कहना था कि भाई हम कहीं से भी रिपेयर कराएं, बस हमें ऑथेंटिक और सस्ते में चाहिए। ठीक है। उतना महंगा ना हो कि जितना दे रहे हो, या तुम उसकी चीज़ को मोनोपोली ना रखो, जो भी प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं उस पर। ठीक है। तो आप जो पार्ट्स होते हैं उसको और भी बनाइए और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, ऐसा। हम्म। फिर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखा था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी देखा था। ठीक है। तो बाकी चीज़ें वही हैं। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उससे जो मेडिकल निकलता है, उससे जो वेस्ट निकलता है, उसके बारे में है ये। तो दो तरह के हैं, एक इन्फेक्टेड वेस्ट और नॉन इन्फेक्टेड। तो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट में कौन से हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल वेस्ट, ये नॉन इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड वेस्ट में क्या है, सॉलिड वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक और शार्प्स, शार्प्स पता नहीं क्या, अच्छा नीडल कट ग्लासेस, ये सब है। ठीक है। इन्फेक्टेड प्लास्टिक में क्या है, सिरिंज वगैरह, सिरिंज, ग्लव्स और प्लास्टिक वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या है, प्लेसेंटा, पैथोलॉजिकल वेस्ट, बॉडी पार्ट्स, ये सब जो निकलते हैं भाई साहब, दिमाग खराब हो जाएगा पता है। फिर सॉइल्ड वेस्ट, नॉट सॉलिड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट में क्या है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग और पीओपी कास्ट, ये जो पट्टी उट्टी बांधते हैं, पट्टी उट्टी होती है। तो इनका डिस्पोजल जो है केमिकल ट्रीटमेंट से, इनका ऑटोक्लेव, डीप बरियल, मतलब बहुत नीचे जाके उसको गाड़ दो। ठीक है। इसका क्या है, सिक्योर एंड फिलिंग,
इन सब का डीप बैरियर रिसाइकलर कौन है? प्लास्टिक वेस्ट वाले हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक। अच्छा। और शार्प पिट, ये शार्प वेस्ट वाले जो हैं, इनको भी कहीं गड्ढे में दबा दो ऐसा करके। यूज एनी कलर्ड बिन अदर देन ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, वाइट फॉर डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट। अच्छा, ये सब जो है ये सिर्फ इन्हीं के लिए हैं, मतलब जो मेडिकल वेस्ट होते हैं उन्हीं के लिए। इसके अलावा जो जनरल वेस्ट होता है उसके लिए कोई भी बिन इस्तेमाल कर, किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट में हजार्डस जो है वो 75 to 90% है। नहीं, नॉन हजार्डस जो है वो 75 to 90% है, हजार्डस जो है 10 to 25% है। ठीक है जी, हमने बात में भी देखा था ऊपर। की फीचर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अमेंडेड 2018। ठीक है। प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, फेजिंग आउट, बेटर सेग्रीगेशन, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, रेगुलर ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल हेल्थ वर्कर्स, इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अच्छा, ठीक है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, इंपॉर्टेंट है भाई। बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है। हजार्डस वेस्ट इसमें डिफाइन किया गया है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड कंपोस्टिंग एंड देयर कैरेक्टर, मेंशन अदर टू अदर वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट और इंसनरेटर ऐश। अच्छा, ये अडॉप्टेड कब हुआ था, अडॉप्ट किया गया था 1989 में, और फोर्स में आया 1992 में। ठीक है, काफ़ी पुराना है कन्वेंशन इसका मतलब। इसमें इंडिया है कि नहीं ये पता नहीं। इंक्लूड कौन सा, इसमें इंडिया के बारे में नहीं दिया है। तो बेसल कमीशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट 1989 में ये अडॉप्ट किया गया था, 1992 में एक्टिव हुआ था। ठीक है। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया था और 2004 में फोर्स में आया था। इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? एफएओ और यूएनईपी। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर। ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑपरेटिव एफर्ट। ठीक है। कन्वर्शन कवर्स पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। अच्छा, पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल that have been banned severely, restricted for health and or environmental reason by parties, and which have been notified by parties for inclusion in Annex 3 of for the purpose of KIC procedure। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ आप कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो किसी कंट्री ने बैन कर रखा है उस वहाँ पे, तो आपको पहले से उनको बताना होगा कि हम ये चीज़ें भेज रहे हैं या ये चीज़ आपके यहाँ भेज रहे हैं। ठीक है। और मतलब उनकी कंसेंट देनी पड़ेगी, प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट। आप उनको बताओ कि हम यही चीज़ भेज रहे हैं, कंसेंट है कि नहीं, अगर वो हाँ कहेंगे तब आप भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये 2001 में अडॉप्ट किया गया था और 2004 में फोर्स में आया था। इसमें जो पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल और अनइंटेंशनली प्रोड्यूस पीओपीज है, पीओपीज यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब वो खत्म नहीं होते, जो वो ऐसे पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो खत्म नहीं होते इजीली इजीली। ठीक है। parties to prevent the development of POPs and promote best available technique and best environmental practices for replacing existing POPs। शुरू में 12 सब्सटेंस थे जिनको डर्टी डजन कहा जाता था, अब 30 केमिकल हैं इसमें। ठीक है। डर्टी डजन कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, याद रखना। कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी। ठीक है। तो तीन है, बेसल कन्वेंशन था, रोटरडैम कन्वेंशन था और स्टॉकहोम। तो सबसे पहले ये आया था कब आता है 1989 में, और 1992 में ये एक्टिव हुआ। और ये कब आया था 1998 में, 2004 में एक्टिव हुआ। और ये कब आया 2001 में और 2004 में एक्टिव हुआ। तो इन दोनों का लगभग लगभग सेम है, एक्टिव दोनों एक साल 2004 में हुए हैं, लेकिन आया ये पहले 1998 में और ये 2001 में। ठीक है। मेजर डिसीजन एट 2019 ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बेसल, रोटरडैम और, अच्छा, तीनों का कन्वेंशन एक ही साथ हुआ था 2019 में। खैर ये पुराना है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या एसडीजी टारगेट में क्या क्या है? हाँ, एसडीजी टारगेट, चलो इसको देख लेते हैं। एसडीजी टारगेट में जीरो हंगर थर्ड सेकंड पे है। ठीक है। जीरो हंगर, तीसरे पे क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। छठवें पे क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 11वें पे क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वें पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अच्छा, ये बेसर, रोटरडैम और स्टॉकहोम से रिलेटेड है। ठीक है। जीरो हंगर, जीरो हंगर कहाँ से है नहीं पता चला, लेकिन जीरो हंगर इसमें
गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये तो सही है। क्लीन एनर्जी एंड वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये सही है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये भी सही है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये भी सही है। तो बाकी पता नहीं। तो और इसमें क्या है, अच्छा कॉमन बता रहा है कि रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसमें 15 केमिकल हैं, उसमें 38 केमिकल हैं, और 13 केमिकल ऐसे हैं जो इन दोनों में ही कॉमन है, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है। व्हेन दे आर बैंड और बिकम वेस्ट, बेसल कन्वेंशन। ठीक है। बेसल बैन अमेंडमेंट क्या है? बेसल बैन अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स ऑल एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट including electronic waste and obsolete ship from 29 wealthiest countries of Organization of Economic Cooperation, अच्छा OECD, to non-OECD countries. Countries like US, China, US, Japan, Canada, New Zealand, Australia, South Korea, India, Brazil and Mexico are yet to ratify the ban. अच्छा, ये लोग अभी रेटिफाई नहीं किए हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। फिर क्या था? नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसको भी करते हैं, इसको रुक के करते हैं थोड़ा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।